हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल यूनिकॉर्न एमसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले शॉर्ट्स में आपने देखा था कि हमने चर्चा की थी कि पीपीएफ अकाउंट के बारे में, कि पीपीएफ जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। मैंने बताया था कि एक यूनिक इन्वेस्टमेंट आइडिया है आज के टाइम पे। मतलब आज के टाइम पे एक ऐसा आइडिया है, मतलब एक ऐसा फंड है जिसके अंदर ये क्या है, जनरली एक बैंक अकाउंट है। अगर आप इसमें अकाउंट खुलवा के यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हो कि एक ऐसा फंड है जिसके अंदर आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो किसी भी और फंड की तुलना में बहुत अच्छा रहेगा और लॉन्ग टाइम के हिसाब से काफ़ी बेस्ट है। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है इसकी, सबसे जो बड़ी विशेषता है, इसकी खासियत है, वो ये है कि ये एक सेफ़ और सिक्योर फंड है। गवर्नमेंट की तरफ से इसकी फुल प्रूफ गारंटी है, आपका पैसा कभी भी डूबने वाला नहीं है। चाहे बात कर लें हम शेयर मार्केटिंग की, म्यूचुअल फंड की वगैरह की, उनकी तुलना में इसके कई अपने अलग फ़ायदे हैं। तो वो सारा डिस्कशन जो है हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है कि पीपीएफ जो है यूनिक इन्वेस्टमेंट आइडिया है। तो आज इसके ऊपर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम कह सकते हैं कि पीपीएफ जो है वो वास्तव में एक बहुत अच्छा फंड है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ की फैक्टर्स जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताए थे, ये कुछ की फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये की फैक्टर्स आप आसान आराम से देख लीजिए एक बार। अब जबकि हमने की फैक्टर्स देख लिया है, तो हम एक एक चीज़ के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पीपीएफ के बारे में जानकारी क्या क्या है और इनके बेनिफिट्स वगैरह आदि कुछ जानकारियाँ, कि जैसे पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, कौन ओपन कर सकता है, बेनिफिट क्या है इसके, और कुछ फ़ायदे क्या है, डिपॉजिट करने पर कैसे डिपॉजिट करते हैं, लास्ट में विड्रॉ पे क्या अपने को इसका फ़ायदा मिलेगा, मैच्योरिटी पे क्या कितना अच्छा वाला बेनिफिट मिलने वाला है, पहले क्लोज कर सकते हैं नहीं कर सकते, लोन भी है या नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जानेंगे। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर पीपीएफ अकाउंट के बारे में अगर आप ये चाहते हैं कि आपके पास में कोई भी जानकारी अधूरी ना रहे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पीपीएफ के बारे में मैं आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और वीडियो के अंत में आप ये कहेंगे कि पीपीएफ अकाउंट के लिए जो हमारा जो भी नॉलेज था वो पहले की तुलना में बिल्कुल एक्यूरेट हो गया है और अब हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। और अब हमें डिसीजन करना है कि हमें इसमें अकाउंट ओपन करना है या नहीं करना। बाकी मेरा कहना ये है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सोच रहे हो, या आपकी एज 20 से 30 साल के बीच में है या 35 साल तक भी है, तो भी आप इसके बारे में सोच सकते हो, आप आराम से इसके लिए आगे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास में आ गया है कि पीपीएफ क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही हो गया कि पीपीएफ अकाउंट है क्या। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पीपीएफ क्या एक पर्सनल प्रोविडेंट फंड है। मतलब कैसा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया एक। तो इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। पीपीएफ स्कीम डिटेल के बारे में बताया कि पीपीएफ को क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब इस थ्योरी को आप आराम से पढ़ लीजिए। ये क्या है, एक प्रकार का एक सेविंग अकाउंट है। बैंक के अंदर जैसा आपका खाता होता है उसी प्रकार से एक सेविंग अकाउंट है। लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेबलाइज्ड है। मतलब भारत की केंद्रीय सरकार द्वारा इसको मान्यता दी गई है और ये एक अलग प्रकार का खाता है। दिखने में आपको बिल्कुल नॉर्मल खाते जैसा है, लेकिन इसके अंदर जो जमा कराएंगे उसको पैसा निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते, उससे कई अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। तो इसको हम देखते हैं। इसमें साफ लिखा हुआ है इट इज़ सेफ, मतलब ये सेफ भी है और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड चीज़ है। ठीक है। इसमें एक और स्पेशल चीज़ लिखी हुई है। वो क्या लिखी हुई है कि एग्जम्प्ट फ्रॉम इनकम, इनकम टैक्स से। जो आपका इनकम टैक्स है उससे भी क्या है, इसमें आपको छूट मिलती है। मैंने बोलता बेनिफिट्स के बारे में जाएंगे तो हम पूरा डिटेल रिव्यू करेंगे। बाकी यही एक चीज़ तो हमारे सामने आ गई है कि हमें जो इनकम टैक्स है हमारा, उसमें जो हम इसमें डिपॉजिट करेंगे उस डिपॉजिट की इनकम टैक्स में आपको छूट मिलने वाली है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब बात आ जाती है कि हु कैन ओपन अकाउंट एंड हाउ। कोई भी व्यक्ति है वो क्या अकाउंट खोल सकता है पीपीएफ के लिए, और अगर हाँ तो कैसे। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ आपके लिए शॉर्ट नोट बना दिया है कि एवरीवन कैन ओपन। कोई भी व्यक्ति, अब कोई व्यक्ति से मतलब क्या है, जो हमारे देश का नागरिक है, भारत का नागरिक है, जो भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक वो इसमें अकाउंट खुलवा सकता है। प्लस साथ में एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, आपकी एज जैसे मान लीजिए आप 50 साल या 60 साल हो चुकी है। आप जानते हैं कि देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जनरली 15 साल का आसपास लगभग इसमें मेच्योरिटी पीरियड रहता है। आप सोच रहे हो कि जब 15 साल बाद में होगा तो एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उस टाइम इतना पैसा कोई मैटर नहीं करता, तो क्या किया जाए। तो देखिए, यहाँ आपके पास ऑप्शन ये है, अगर आप बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर प्लान सोच रहे हैं तो आप अपने ही पैन कार्ड का यूज करके, अगर आपका बच्चा माइनर है 18 साल से नीचे है, तो आप उसके एज ए गार्जियन बन सकते हैं और आपके पैन कार्ड के बेसिस पे उसका पीपीएफ अकाउंट ओपन
कर दिया जाएगा, और जब बच्चा मैच्योर होगा तो सारा बेनिफिट उसे मिल जाएगा। तो एक तरीके से ये उसकी फ्यूचर प्लानिंग और फ्यूचर सेविंग आराम से आपके द्वारा हो गई है। एक और विशेष बात हूँ, पीपीएफ में खास बात यह है कि पीपीएफ में एक पैन कार्ड से केवल हम एक ही अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल अकाउंट को, जैसे मान लीजिए घर में 2 बच्चे, हमने 2 अकाउंट खुलवा दिए सेम पैन कार्ड से, ऐसा नहीं होगा। केवल एक पैन कार्ड से एक अकाउंट ही ओपन होगा, या तो खुद का करवा लीजिए या अगर बच्चा माइनर है तो उसका करवा लीजिए। ठीक है, अब देखिए हम समरी पढ़ते हैं। समरी एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी व्यक्ति जो इंडिया का नागरिक हो अकाउंट ओपन कर सकता है खुद का, और अगर बच्चा है तो बच्चा माइनर है तो उनका भी अकाउंट ओपन कर सकता है। अब यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, नो जॉइंट अकाउंट इज़ अलाउड। देखिए क्या होता है, जनरली बैंकिंग कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि परिवार में क्या होता है कि पिता और बच्चे दोनों का एक जॉइंट अकाउंट ओपन हो जाता है, तो जितने भी ट्रांजैक्शन उससे होते हैं उन पे उनके फादर का भी उतना ही रोल रहता है और बच्चे का भी उतना ही रोल रहता है। लेकिन पीपीएफ में स्पेशल बात क्या है, कोई भी प्रकार का जॉइंट अकाउंट अलाउ नहीं किया गया है। अगर आप एक वाइफ है, आप एक हस्बैंड है या आप एक बच्चे हैं, तो आपका जो अकाउंट होगा वो एक इंडिविजुअल होगा। अकाउंट आपका जॉइंट अकाउंट कभी नहीं होगा। उसके ऊपर जो भी आपका राइट्स रहेंगे, आपका जो भी रहेगा राइट, वो एकाधिकार रहेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप उत्तरदायी होंगे, और अकाउंट की जो भी सेविंग वगैरह है वो सब आपको ही मिलने वाली है। ठीक है, पहला ये चीज़ हो गया, जॉइंट अकाउंट अलाउ नहीं किया गया। इसके बाद में यहाँ दिखाया हुआ है, ये जो नीचे वाला नोटिफिकेशन है ये है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए जो प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिनकी एक पे स्लिप जनरेट होती है। देखिए जनरली हम जानते हैं कि जो भी ऐसे सेक्टर में काम करते हैं, वेल रिकॉग्नाइज कंपनी में काम करते हैं, उनकी पे स्लिप जनरेट होने से मतलब होता है कि उनको क्या होता है कि कुछ खास हिस्सा उनके लिए फ्यूचर के लिए कटता है उनके पेमेंट में से। तो यहाँ स्पष्ट किया गया कि अगर आप जनरल प्रोविडेंट फंड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं जीपीएफ, अगर आप जीपीएफ और एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ईपीएफ, अगर आप जीपीएफ या ईपीएफ पहले से ही कटौती करवा रहे हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पीपीएफ अकाउंट खुलवाने के लिए फिर भी एलिजिबल है। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है कि वो पीपीएफ अकाउंट आसानी से खुलवा सकते हैं, चाहे उनका जीपीएफ हो या कोई प्राइवेट सेक्टर का बंदा है उसके पास है ईपीएफ हो, तो भी वो आराम से पीपीएफ अकाउंट अपना खुलवा सकता है। अगले ऑप्शन पे जाते हैं। अब बात ये आती है कि हमें ये पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है तो कहाँ खुलवाना है। देखिए यहाँ स्पष्ट किया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इट्स एसोसिएटिव्स। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का स्टेट बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक है, या तो उसमें, या हेड पोस्ट ऑफिस में, या किसी भी एनी नेशनलाइज्ड बैंक, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में, या फिर सम प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक है, कुछ प्राइवेट सेक्टर वाले जो बैंक है, आप उनमें अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी मेरी एडवाइस आपको ये रहेगी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ में अपना अकाउंट ओपन करवाइए, क्योंकि इसका एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, इसका एक वाइड नेटवर्क है इंडिया भर में पूरा। आराम से आप कहीं भी आराम से विजिट कर सकते हो और इसकी सुविधाओं का लाभ आराम से ले सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपकी रुचि नहीं है तो आप जाइए पोस्ट ऑफिस के साथ में, ये भी आपके लिए एक बेहतर विकल्प है किसी प्राइवेट रिकॉग्निशन को चुनने की बजाय। तो अकाउंट अब हमारा कहाँ से ओपन हो सकता है, आराम से किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके, या फिर किसी पोस्ट ऑफिस में, किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में, या किन्हीं प्राइवेट सेक्टर के बैंक में। अब बात आती है बेनिफिट्स की। पीपीएफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सबसे आपका मेन पॉइंट क्या रहेगा कि बेनिफिट्स क्या है इस अकाउंट के, जो हमें पीपीएफ के लिए सोचना चाहिए। देखिए जैसे जैसे हम इस पूरी शीट में आगे बढ़ेंगे, हम अंत तक ये क्लियर कर लेंगे कि बेनिफिट्स इतने हैं कि आप खुद सहमत हो जाएंगे कि पीपीएफ अकाउंट वास्तव में बेहतर क्यों है। बेनिफिट देख लीजिए, पहला है 7.1 की इंटरेस्ट रेट है। 7.1 की इंटरेस्ट रेट आज के टाइम पे 2024-25 में एक बहुत अच्छी रेट इंटरेस्ट रेट है। अब कुछ लोग जो एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं वो सोच रहे होंगे, जब एफडी की इंटरेस्ट जो रेट होती है वो 6% से 7.25% तक होती है, तो वो सोच रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, अगर आपका पैसा केवल बैंक अकाउंट के अंदर ओनली रखा हुआ ही है, अगर वो एफडी के अंदर नहीं है, ओनली रखा हुआ है बैंक अकाउंट के अंदर, जैसा जनरली सभी का होता है, तो उस पर बैंक आपको देता है 2% की इंटरेस्ट रेट। यहाँ कितनी मिल रही है आपको, 7.1 की। और जनरली एफडी में कितनी मिलती है, 6 से लेके 7.25 तक की मिलती है। तब कोई व्यक्ति कहेगा अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए एफडी में इन्वेस्ट करूँ और मुझे 7.25 की इंटरेस्ट रेट मिल रही है तो ये पीपीएफ की तुलना में तो बहुत अच्छी है। लेकिन वहाँ हमारा आंसर क्या रहेगा, मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि पीपीएफ में आपको टैक्स में रिबेट मिलती है, जबकि एफडी में रिबेट नहीं मिलती है। पीपीएफ में आपका जो मैच्योर होने पर जो आपको अमाउंट मिल रहा है वो टैक्स में नहीं आ रहा है, और साथ में जो आपने डिपॉजिट किया उसकी छूट ही मिल रही है।
जबकि एफडी में जो आपने पैसा डाला, जब वो ब्याज आपको मिलेगा तो वो आपकी इनकम में ऐड होता है, मतलब वो एज ए टैक्स काउंट होता है वो पैसा। तो ये जो मैटर है 7.1 इंटरेस्ट रेट वाला, ये बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़ है, एफडी के अंदर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट ये क्या टर्म है। देखिए क्या होता था कि पहले के ज़माने में लोग जब पैसे लेते थे ब्याज पे, तो साधारण ब्याज पे नहीं दिया जाता, वो दिया जाता चक्रवृद्धि ब्याज पे। चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पे भी ब्याज लगना। तो गवर्नमेंट सेक्टर का ये जो फंड है इतना अच्छा है कि ये आपको केवल ही इंटरेस्ट नहीं दे रहा, ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहा है। आप कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आराम से क्या कर सकते हो, अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो पीपीएफ अकाउंट है आपका बेहतर है, क्योंकि ये आपको सिंपल इंटरेस्ट ना दे के कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है। अगले पॉइंट क्या दिखा हुआ है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि जो आपका इंटरेस्ट होगा एक साल में, जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 2024-25 की, 1 अप्रैल से शुरू हुआ और मार्च 25 में ख़त्म होगा, तो साल भर में आपने जितना भी डिपॉजिट किया, जितनी बार भी डिपॉजिट किया, वो साल भर का जो आपका इंटरेस्ट होगा वो 31 मार्च को क्रेडिट किया जाएगा आपके अकाउंट में, पीपीएफ में। हर फाइनेंशियल ईयर में, हर वित्तीय वर्ष में केवल एक बार क्रेडिट किया जाएगा इंटरेस्ट, पूरे साल का एक साथ, जो कब किया जाएगा, 31 मार्च को। अब देखिए बैंकों में क्या होता है, जनरली हम ये देखते हैं कि 2-3 महीनों से इंटरेस्ट रेट हो जाता है, किसी बैंक में 1 महीने से, किसी बैंक में 3 महीने से। लेकिन यहाँ क्या है, साल में एक बार इंटरेस्ट आपको काउंट किया जाएगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जनरली ही दूसरा पॉइंट जो दिख रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, उससे ही ये स्पष्ट हो गया कि ये क्यों किया गया है। महीने पर आपको ब्याज मिलेगा, ब्याज मिलेगा तो क्या होगा कि वो आपको उस हिसाब से मिलेगा कि आपका जो इंटरेस्ट है बार बार चक्कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ क्या किया गया है, इंटरेस्ट जो साल भर का बना वो एक साथ क्रेडिट किया गया है, और जब भी नया साल शुरू होगा तो आपका मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के जो मिश्रधन बनेगा उसी को ही नया प्रिंसिपल, नया मूलधन बना दिया जाएगा। तो इसके पीछे की ये थ्योरी है। अब देखिए आगे की हम थ्योरी देख लेते हैं। देखिए इंटरेस्ट के बारे में साफ कह दिया गया है कि इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया जाएगा वो हर कैलेंडर मंथ में कैलकुलेट होगा। ये कैलकुलेट होगा केवल, ये केवल गणना होगी इसकी, क्रेडिट नहीं होगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है ये जो फिफ्थ वाला रीजन है, ये 5 तारीख का से मतलब है कि इसमें देखिए खास बात है, अगर आप अकाउंट में कुछ भी डिपॉजिट करते हैं, अगर 5 तारीख बाद में डिपॉजिट करता है तो वो उस मंथ के इंटरेस्ट में काउंट नहीं होगा वो पैसा। मान लीजिए अभी अक्टूबर माह चल रहा है, आप 6 अक्टूबर या 5 अक्टूबर के बाद में कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो अक्टूबर महीने के ब्याज में आपको वो नहीं मिलेगा, नवंबर महीने के ब्याज से शुरू होगा। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आपने अकाउंट खुलवा रखा है या आप खुलवाने जा रहे हैं तो आपको हर महीने की 5 तारीख से पहले ही बीपीएफ में डिपॉजिट करना है। तो ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए कह रहा है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बताया वैसा के वैसा ही सेम टू सेम है कि जो कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की जो फ्रीक्वेंसी है वो किस हिसाब से, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आराम से। सेकंड पॉइंट देखिए आप यहाँ पे कि प्रत्येक जो फाइनेंशियल ईयर होगा उसके लास्ट में क्या होगा, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और वो जो क्रेडिट किया जाएगा अकाउंट के अंदर, बाद में जो अगला साल शुरू होगा तब वो उसके अंदर जोड़ दिया जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज वो उसमें जुड़ के वो क्या बन जाएगा, वहाँ पे दोबारा से नया मूलधन बन जाएगा। आगे देखिए अगला बेनिफिट है टैक्स बेनिफिट। टैक्स बेनिफिट में देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जिन भी व्यक्तियों की आय 2024-25 के अनुसार 5 लाख से ऊपर आती है वो आते हैं ओल्ड टैक्स रेज्यूम में। लेकिन जिन व्यक्ति उनको 5 लाख से ऊपर टैक्स लगता है वो होता है ओल्ड टैक्स रेज्यूम में। लेकिन जिन व्यक्तियों के 7,75,000 ग्रोस इनकम से ऊपर जिनकी आय रहती है और इससे नीचे का जो अमाउंट रहता है वो जीरो रहता है, तो वो आते हैं न्यू टैक्स रेज्यूम। मतलब न्यू टैक्स रेज्यूम में एक तरीके से देखें तो ये फ़ायदा है आपने लोगों के कि 7,75,000 तक कोई टैक्स नहीं देना है, जबकि ओल्ड में 5 लाख से 1 रुपये भी ऊपर जाते ही अपने क्या होता है, टैक्स बनता है। तो पीपीएफ में देखो जो टैक्स बेनिफिट है वो उन लोगों के लिए है कि इनको रिबेट मिलेगी ओल्ड टैक्स रेज्यूम में, और वो कितने की मिलेगी, मैक्सिमम रुपये 1.5 लाख की। और ये जो रिबेट आती है वो आती है 80C के अंदर, 80C के अंदर ये रिबेट आती है। और जो मैच्योरिटी, इसमें एक और पॉइंट लिखा हुआ है टैक्स फ्री मैच्योरिटी है, जो आपको मैच्योरिटी का जो अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा कैसा, बिल्कुल टैक्स फ्री। मतलब मैच्योरिटी पे आपको चाहे 1 करोड़ रुपए ही मिल रहे हो वो आपको टैक्स फ्री मिलेंगे। देखिए मैंने उस जो रील थी उसके अंदर बताया था मैंने आपको कि आपको मैच्योरिटी पे 2 करोड़ भी मिल सकते हैं। बिल्कुल ये मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आप कितना मंथली डिपॉजिट कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, अगर आप 500 रुपये पर डे डिपॉजिट करते हो, मतलब अगर आपकी इनकम अच्छी खासी, आप 15,000 रुपये पर मंथ डिपॉजिट भी करते हो ना, तो मैच्योरिटी पे आपके 1 से 2 करोड़ के बीच में कोई ले जाने वाला नहीं है। आप इतना तो आराम से कमा लोगे, और जब बाद में आप कैलकुलेशन करके देखोगे तो आप ये देखोगे आपका जमा कितना हुआ है और मिला कितना है। तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़ायदा।
आगे देखते हैं आगे इन्होंने क्या दिया हुआ है। इनकम टैक्स बेनिफिट आप इस शीट को पढ़ लीजिए एक बार आराम से। इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया कि ओल्ड टैक्स जो रेज्यूमे होगा उसके अंदर 80C के अंदर आपको इनकम टैक्स की छूट मिलेगी। और जो भी आपको इंटरेस्ट और विड्रॉ मिलेगा वो किसी प्रकार से टैक्स में नहीं आएगा आपके, वो न्यू में भी नहीं आएगा टैक्स में, लेकिन जो इनकम टैक्स की छूट मिलेगी वो किस में मिलेगी, ओल्ड में आपके डिपॉजिट पर। न्यू में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। अब अगला आता है, चलिए हमारा माइंडसेट बन गया है कि हमें पीपीएफ अकाउंट लेना है तो डिपॉजिट मेथड क्या रहेगा, किस प्रकार से हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट भी डिसाइड कर दी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप 15,000 रुपये पर मंथ के इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उससे मतलब क्या हो जाता है, 15,000 रुपये पर मंथ के इन्वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया आपके कि आपके साल के हो गए 1,80,000। लेकिन गवर्नमेंट जानती है कि अगर आप इतना करोगे तो गवर्नमेंट को तो बहुत देने पड़ जाएंगे, तो गवर्नमेंट ने फाउंडेशन लगा दी है। फाउंडेशन क्या लगाई है कि 1.5 लाख ही आप पर ईयर कर सकते हो इन्वेस्ट। 1.5 लाख का मतलब कितना हो गया आपका, 1.5 लाख का मतलब हो गया लगभग आपके 10,000 से 15,000 के बीच में रेंज हो गई, उसके बीच में आप इन्वेस्ट करोगे तो साल का मैक्सिमम 1.5 लाख ही आप इन्वेस्ट कर सकते हो। इससे ज़्यादा गवर्नमेंट ने आपको अलाउ नहीं किया है, क्योंकि सभी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे जो बड़े बड़े जो उद्योग वगैरह चलाते हैं, जिनके पास अपने प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी सारा पैसा है, तो वो अगर यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे तो उन लोगों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा हो गया, वो तो काफ़ी कमा लेंगे। इसलिए एक कैपेबिलिटी रखी गई है कि आप मैक्सिमम 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर में। और बेटर क्या होगा आपके लिए, आप जैसे वित्तीय वर्ष 2024-25 चल रहा है, आप मार्च महीने में 2025 मार्च में जाके इन्वेस्ट करते हो, क्या फ़ायदा देगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको बेटरली एसआईपी पे फोकस करना चाहिए। अब एसआईपी से मतलब क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपको मंथली पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपका जैसे मान लीजिए आपकी ये सोच है कि मैं साल के अंदर 15,000 रुपये खर्च करने हैं मेरे को, तो अपने को क्या करना है, वो 15,000 को 12 से डिवाइड करके अपन क्या करेंगे, उसको महीने वाइज बांट लेंगे। आप सोच रहे हैं मुझे 1.5 लाख इन्वेस्ट करना है, तो 1.5 लाख में 12 का भाग दीजिए और हर महीने उतना इन्वेस्ट कर दीजिए। उसका ज़्यादा ब्याज मिलेगा आपको उसकी तुलना में, किसकी तुलना में, जो आप एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। और जैसा पॉइंट मैंने ऊपर बताया था आपको, 5th ऑफ मंथ से पहले आपको क्या करना है, आपको डिपॉजिट कर देना है। अब देखिए यहाँ भी ये लिखा हुआ है बेस्ट टाइम टू डिपॉजिट क्या है। यहाँ में वही बताया गया। अब देखो यहाँ चीज़ों को अलग तरीके से समझाया गया। यहाँ बताया गया कि अगर आप एन्युअली अगर उसके अंदर डिपॉजिट कर रहे हो, या क्वार्टरली 3 महीने से डिपॉजिट कर रहे हो, या फिर अगर आप 6 महीने से डिपॉजिट कर रहे हो, तो उस हिसाब से क्या क्या स्पेशल डेट्स रहेगी वो आपको इसके अंदर देख लेनी है कि कौन कौन से डेट्स रहने वाले हैं, उसके हिसाब से मेरे को करनी है। भाई कुल मिला के बात यही आएगी कि जब भी हमारा महीना शुरू होगा उसकी 5 तारीख से पहले हमें क्या कर देना है, डिपॉजिट कर देना है। आप इसको आराम से एक बार रीड कर लीजिए। अगला है डिपॉजिट अमाउंट। डिपॉजिट अमाउंट हमें किस हिसाब से करना है वो देख लीजिए। आप कम से कम एक वर्ष में आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने ही होंगे, चाहे आप कितने ही गरीब हो, चाहे कितनी अमीर हो, आपको 500 रुपये तो मिनिमम इन्वेस्ट करने ही है। और जो मैंने लिमिट जो बताई 1.5 लाख वाली, एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। और जो भी पैसा होगा आपको 50 के मल्टीपल्स में होगा, जैसे 500 है तो 50 × 10 हो गया, तो वैसे ही 50 के मल्टीपल्स में आपको इन्वेस्ट करना है। आप चाहे एक बार में जमा करा दीजिए, चाहे इंस्टॉलमेंट में मतलब किस्तों में, मतलब बार बार महीने वाइज करा दीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा ही यहाँ स्पष्ट किया गया है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है लोन कंसेप्ट का। लोन कंसेप्ट को आप ध्यान से समझिएगा। पीपीएफ अकाउंट का सबसे बड़ा फ़ायदा, पहला पॉइंट जो दिया हुआ है क्या है, नो लोन रिकवरी। तो अब तो हमने ये सोच लिया कि चलो हम तो अकाउंट खुलवाएंगे और आराम से मज़ा हो गया कि कभी कोई लोन देना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान समझिएगा। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा रखा है, अगर आपने कहीं और से लोन दे रखा है, ले रखा है, और मान लीजिए आप उसे चुकाने में असमर्थ रहते हैं, तो गवर्नमेंट का सीधा सीधा नियम यह है, कोई भी अदालत या कोई भी व्यक्ति आपके पीपीएफ अकाउंट के डिपॉजिट को उस लोन के चुकाने के लिए यूज नहीं कर सकता है। बहुत ही शानदार बेनिफिट दिया गवर्नमेंट ने कि अगर आपको कल के पास आपका कोई व्हीकल पेमेंट है, कुछ भी पेंडिंग रह जाता है, और अगर आपका पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट है, तो कोई भी व्यक्ति उसके लिए क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही एक फैसिलिटी भी दी गई है। फैसिलिटी क्या दी गई है कि आपने जो पैसा डिपॉजिट कराया अपने पीपीएफ अकाउंट में, आप उसके ऊपर लोन ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत होती है तो। और वो कितना मिलेगा,
आपने वो मिलेगा 3 साल बाद में। और कितना मिलेगा, आपने जो जमा कराया शुरुआती सालों में उसका 25% मिलेगा आपको, और उसको चुकाना रहेगा 3 सालों के अंदर। आप उसको अगर 3 सालों के अंदर नहीं चुका पाते हैं तो वो क्या होगा, आपके पीपीएफ से रिकवर कर लिया जाएगा। मैंने जो बात बताई उस पर दोबारा से नोट कीजिएगा। अगर किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपका लोन चल रहा है, वो आप चुका नहीं पाते हैं, तो आपके पीपीएफ से डेबिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपने अपनी पीपीएफ की राशि पर ही लोन लिया है तो वो क्या होगा, आपके पीपीएफ अकाउंट से ही रिकवर कर लिया जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब आप थ्योरी पढ़ लीजिए। ये लोन की पूरी टर्म्स एंड कंडीशन है। बाकी मेन की फैक्टर मैंने समझा दिया कि आप 3 साल बाद में लोन ले सकते हैं। और जो एक और स्पेशल चीज़ है, जो आपके इंटरेस्ट होगा लोन का, आपको पीपीएफ में जैसे मान लो 7.1 मिल रहा है, तो वो या तो 8.1 होगा या 9.1 होगा। टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्टेड टू गवर्नमेंट। ठीक है। अब जो हम आ गए, हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं जहाँ विड्रॉ, मैच्योरिटी, एक्सटेंशन और क्लोजर की बात की गई है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो विड्रॉ होता है, पैसा निकालना होता है। मैच्योरिटी क्या हो गई, मान लो 15 साल के लिए अकाउंट की जनरली 15 साल होती है। पहले एक्सटेंशन समझाता हूँ आपको। 15 साल अकाउंट की एक मैच्योरिटी होती है। 15 साल के बाद में अगर आप चाहते हो कि मुझे पैसा और इन्वेस्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हो, अकाउंट को एक्सटेंशन करवा सकते हो एक बार में 5 वर्ष के लिए, फिर 5 वर्ष, फिर 5 वर्ष, ऐसे आप एक्सटेंशन करवा सकते हो। मैच्योरिटी क्या हो गई, 15 सालों के अंदर आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा और आपको जितना भी आपका डिपॉजिट है उसको विद इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा टैक्स फ्री। अब बात आती है विड्रॉ की। आप मान लीजिए आपके पास कंडीशन ऐसी है कि आपने कई सालों से जमा कराया, आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई है कि आपको कुछ पैसा चाहिए। तो इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया है, जब 6 साल हो जाएगी आपके अकाउंट को, पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाने के 6 साल के बाद में आपने जो शुरुआती सालों में जो डिपॉजिट किया, आप उसका 50% निकलवा सकते हो बिना किसी हेडक के, आराम से। गवर्नमेंट ने अलाउ किया आपको ये। अब बात आती है क्लोजर की। क्लोजर मतलब अकाउंट बंद करना। जब मैच्योरिटी हो रही है तब अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज हो रहा है। जब मैच्योरिटी नहीं हो रही है, प्री मैच्योर जिस कंडीशन को हम बोल रहे हैं, प्री मैच्योरिटी क्या होती है, यदि फ्यूचर में किसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो पैसा होगा उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उसमें ऐसी कोई लीगलिटी नहीं रहेगी कि वो 15 ईयर बाद मिलेगा। कितने साल, 20 साल का एक्सटेंशन है तो आपको 20 साल बाद मिलेगा। 5 और बढ़ा रखा था 25 साल का था तो 25 साल बाद मिलेगा। ऐसा कोई वो नहीं है इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन। सीधा सीधा रूल है, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो जो पैसा है उसके नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और अगर प्री मैच्योर कंडीशन के और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है कि कोई व्यक्ति ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया है कि उस कंडीशन में उसके पास मतलब वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता अकाउंट को ऑन रखने के लिए, तो उस कंडीशन में भी उसके मेडिकल डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख के क्या कर दिया जाएगा, अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा और जो उसका पेमेंट रहेगा उसे हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अब आप इसके थोड़े से एफएक्यूज पढ़ लीजिए। इन्हें बोला 7 फाइनेंशियल ईयर मतलब 6 वर्ष बाद, वही है जो मैंने बताया आपको। एक और स्पेशल बात है, 1 साल में एक बार ही विड्रॉल कर सकते हो, जो भी कब के बाद में, 6 साल बाद में। मैच्योरिटी पीरियड की बात आ गई है 15 फुल फाइनेंशियल ईयर के बाद में। एक्सटेंशन भी आप ले सकते हो जैसा मैंने बताया था आपको। एक्सटेंशन 2 टाइप का होगा आपके, या तो आप विड्रॉ कर लो, विड्रॉ क्या है, या तो आप डिपॉजिट मत करो, विदाउट डिपॉजिट एक्सटेंशन कर लो, तो जो पैसा रखा हुआ है उस पर ही ब्याज मिल मिल के मिला जाएगा। या फिर विद डिपॉजिट एक्सटेंशन भी कर सकते हो, आप डिपॉजिट भी करते जाओ और एक्सटेंशन भी अकाउंट का होता जाए। तो इस प्रकार से हमने आपको पीपीएफ की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। पीपीएफ अकाउंट के बारे में अगर आपको कोई भी डाउट रह गया तो इस पीडीएफ के साथ में कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको अटैच करके पीडीएफ फॉर्मेट में हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं और फ्यूचर में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। आप मेरे वीडियो के अंत तक बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीपीएफ अकाउंट आपके बच्चों के भविष्य के लिए या आपके खुद के फ्यूचर फाइनेंशियल के लिए बहुत उपयोगी है।
और मेरा मानना ये है कि आज के टाइम पे ऐसा ट्रस्टेड अकाउंट मिलना बहुत मुश्किल है। तो आपने कोऑपरेट आपका पूरा रहा वीडियो के दौरान, इसके लिए आपको थैंक यू। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कोई भी व्यक्ति जिसका एक फ्यूचर है वो अपने फ्यूचर को फाइनेंशियली सिक्योर कर सके। थैंक यू।